हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आपकी रिवीजन सीरीज में आप बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये दो चैप्टर जेनेटिक्स के, स्पेशली मॉलिक्यूलर बेसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, बच्चों को बहुत डराते हैं, बट आज के बाद नहीं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस ये वीडियो आप देखकर चले जाइए, कोई मार्क्स आपके कटने वाले नहीं है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो बच्चों, आपको ये पता है व्हाट इज जेनेटिक्स। बहुत ज्यादा टाइम हम इस बेसिक टर्मिनोलॉजी में नहीं लगाएंगे। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है बेटा ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। एंड व्हाट इज वेरिएशन, कि डिफरेंसेस बिटवीन ऑफस्प्रिंग्स एंड देयर पेरेंट्स, डिफरेंसेस। तो सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज genetics. And Gregor John Mendel is known as father of genetics. He made remarkable contributions in the field of genetics. ऐसा नहीं है कि मेंडल से पहले किसी ने काम नहीं किया या मेंडल के बाद किसी ने नहीं काम किया, बट his methodology was different from others, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिली. So Mendel is father of genetics, as I told you just now. उन्होंने कैसे काम करना स्टार्ट किया, कहाँ काम स्टार्ट किया और किस प्लांट पे काम स्टार्ट किया। मेंडल वर्कड ऑन गार्डन पी. गार्डन पी इज नोन एज पाइसम सटाइवम. गार्डन पी को साइंटिफिकली हम क्या कहते हैं, पाइसम सटाइवम. एक और पी होता है जिसको कहा जाता है स्वीट पी. आप में से कोई बता सकता है उसका नाम क्या होता है? दैट इज लथाइरस ओडोरेटस. कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने मेंशन किया है, लेकिन हमें याद क्या रखना है, पाइसम सटाइवम. 14 ट्रू ब्रीडिंग, जिनको हम प्योर लाइंस कहते हैं, कि प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ, प्योर रेड, लाइक दिस. तो प्योर ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ली, जिसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे. ऑपोजिट ट्रेट्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. मेंडल को जीन का आइडिया नहीं था. ही गेव द टर्म फैक्टर फॉर द जीन, जिसको आजकल हम जीन कहते हैं. जीन वर्ड वाज गिवन बाय जॉनसन. एंड जीन कोड फॉर अ पेयर ऑफ ऑपोजिट ट्रेट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, एलील. तो एलील आर कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ अ जीन. आगे हम टर्मिनोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे, तो वहां पे भी ये सारी चीजें वापस से आने वाली है. सो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन आर कॉल्ड एज एलील. बट मेंडल डाइड अननोटिस्ड, एंड 16 years after his death 3 scientists from 3 different countries rediscovered his work. तो ह्यूगो डिवेरिस हॉलैंड के, कार्ल कोरेन जर्मनी के, एंड एरिक फ्रॉम ऑस्ट्रिया रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क. और आज के टाइम पे अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, लोग अपने नाम से पब्लिश करवा देंगे, लेकिन उन्होंने मेंडल के नाम से ही उस पूरे के पूरे काम को पब्लिश करवाया. एंड आफ्टर दैट मेंडल को स्टेटस मिला फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है ना. तो ये इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स. अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं. तो ये तीनों वर्ड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. हेरिडिटी, वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस क्या होता है ना. अलील, अल्टरनेट या कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन. जीन क्या है, जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए. स्मॉलेस्ट सेगमेंट भी कहते हैं, बट स्मॉलेस्ट सेगमेंट इज नाउ सिस्ट्रोन. ये मॉलिक्यूलर बेसिस में हम डिस्कस कर लेंगे. अच्छा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कैरेक्टर और ट्रेट के बीच में. देखो कैरेक्टर तो क्या है,
कोई भी ऐसा फीचर जो ट्रांसमिट हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। कि भाई हाइट ऑफ द प्लांट एक कैरेक्टर है, राइट, या कलर ऑफ सीड एक कैरेक्टर है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर कि भाई हम हाइट को टॉल लिख सकते हैं, हम हाइट को रिसेसिव कंडीशन में ड्वार्फ लिख सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, दे आर नोन एज ट्रेट्स। टॉल एंड ड्वार्फ आर द ट्रेट्स ऑफ द प्लांट, उसकी स्पेशलिटी आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब द कैरेक्टर which shows its presence in the which shows its effect in the presence of other trait। इसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा कि जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस टॉल। यहां पे टॉलनेस भी है, ड्वार्फनेस भी है, लेकिन इफेक्ट कौन दिखा पा रहा है, टॉल। तो ये हो गया डोमिनेंट। जबकि जो कैरेक्टर जो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है, साइलेंट रह जाता है, in the presence of another contrasting trait is known as recessive। तो यहाँ पे dwarfism is recessive। तो recessive कैरेक्टर अपना इफेक्ट डबल रिसेसिव कंडीशन में दिखा पाते हैं। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया हेट्रोजाइगस, कि ऐसी कंडीशन यहाँ पे जहां पे क्रोमोसोम पेयर डिफरेंट अलील्स को कैरी करे, वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोजाइगस। लेकिन अगर क्रोमोसोम पेयर कैरी सिमिलर अलील्स ऑफ ए जीन, they are known as homozygous। phenotype की फिजिकल या आउटर अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज phenotype। कि भाई प्लांट हाइट की ही हम बात कर रहे हैं, तो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, तो देखने से तो पता नहीं चलेगा ना, देखने में हम क्या कहेंगे, टॉल। वैसे ये क्या हो गया, होमोजाइगस टॉल, क्योंकि दोनों जो एलील हैं सेम है। ये हेट्रोजाइगस टॉल क्योंकि एलील डिफरेंट है, बट फिजिकली आउटर अपीयरेंस से दोनों प्लांट टॉल दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम उसका जेनेटिक मेकअप देखेंगे, अगर हम इस तरह से उसको लिखेंगे, तो हमें पता चलेगा ना कि हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ ए कैरेक्टर इज नोन एज इट्स जीनोटाइप, और फिजिकली आउटर अपीयरेंस को हम फिनोटाइप कह देंगे। ठीक है ना बच्चों। तो ये वो 7 कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने स्टडी किए थे। कहां पे स्टडी किए थे, बताओ फटाफट, कहां पे स्टडी किए थे, इन पी प्लांट। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम। दूसरा कौन सा होता है, सॉरी, लथाइरस ओडोरेटस। तो ये बात अभी तक हमने डिस्कस करी, बार बार स्टेम की हाइट, प्लांट की हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे डोमिनेंट हैं, इनको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो मैं एग्जांपल बता देता हूं, इसको हमेशा आर आर लिखा जाएगा, दिस विल बी वाई वाई, वी वी, फुल, ग्रीन, एक्साइल एंड टॉलनेस, सॉरी। लेकिन जो रिसेसिव होगा उसके लिए सेम लेटर इन स्मॉलर फॉर्म, ये ध्यान रखना है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, यहीं पे फंसते हैं। ठीक है, अगर ये सिंबल्स आपने सही से बना लिए, आपका न्यूमेरिकल भी ठीक हो जाएगा। तो ये वो सारा एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट है जो अभी तक हमने डिस्कस किया कि 7 साल मेंडल ने इन पी प्लांट्स के ऊपर काम किया, जो उसकी मोनेस्ट्री में, उसके जो चर्च के आसपास का एरिया था वहां पे ग्रो करते थे। ठीक है, गार्डन पी प्लांट पे। आर्टिफिशियल पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन एक्सपेरिमेंट उसने किए, जो उसकी सक्सेस का रीजन था। ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन्स उसने यूज की। ठीक है, और 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज को उसने सेलेक्ट किया, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दोबारा से वही 7 कैरेक्टर्स हो गए, नथिंग न्यू इन इट। आप एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए इसके सिंबल्स क्या क्या होंगे, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये भी टर्मिनोलॉजी में ही आता है। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो क्रॉसेस इन विच वन कैरेक्टर इज स्टडीड एट ए टाइम,
ऐसा क्रॉस जिसमें एक बार में एक कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है वो क्या कहलाता है बच्चों? मोनो हाइब्रिड। याद रहेगा, राइट? तो यहां पे जितने भी कैरेक्टर हमने लिए उसके बेसिस पे हम यहां पे लिख सकते हैं कि मोनो का मतलब सिंगल, वन कैरेक्टर इज स्टडीड एट ए टाइम। तो ऐसे क्रॉस को मोनो हाइब्रिड करेंगे। जैसे यहां पे हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द स्टेम को स्टडी किया जा रहा है, स्टेम हाइट। तो देखिए प्योर लाइंस ली गई, तो प्योर टॉल या प्योर ड्वार्फ। गैमेट फॉर्मेशन हुई एंड गैमेट कंबाइन टू फॉर्म जायगोट। तो ये F1 जनरेशन होगी। इन F1 जनरेशन वी नो ओनली बताओ, ओनली डोमिनेंट शो इट्स इफेक्ट F1 जनरेशन। तो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? हेट्रोजाइगस टॉल, सारे के सारे हेट्रोजाइगस टॉल। जब F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करवाया कि इस तरह से हमने इनको क्रॉस करवा दिया, तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से चेकर बोर्ड बना सकते हैं। ये थोड़ा सा इजी रहता है बच्चों के लिए, कंफ्यूजन नहीं होता। तो कुछ नहीं करना, इनको सॉरी ये एक्स्ट्रा बन गया, इनको आपस में कंबाइन करवा देना है। तो देखिए ये प्योर टॉल, ये हेट्रोजाइगस टॉल, ये हेट्रोजाइगस टॉल और ये होमोजाइगस ड्वार्फ। तो तीन तरह के गैमेट्स बने, तीन तरह के गैमेट्स बनते हैं यहाँ पे, प्योर टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। एंड रेशियो इज 1:2:1। ये कैसे रेशियो हो गई? जीनोटाइप रेशियो। और फिनोटाइप मतलब देखने में कैसे दिखेंगे? ये तीनों के तीनों टॉल है और ये एक ड्वार्फ है, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ गई? 3:1। तो फॉर ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1 बट फिनोटाइपिक रेशियो इज ऑलवेज 3:1। याद रहेगा बच्चों आपको ये बात? बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में जल्दी से, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में, ठीक है? चलिए उसके बाद एक और टाइप के क्रॉस आते हैं जिनको कहते हैं बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। अब मान लीजिए अभी जो हमने क्रॉस किया कि टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में, तो ये पेरेंट है, गैमेट फॉर्मेशन हुई एंड गैमेट्स कंबाइन टू फॉर्म F1 जनरेशन। F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई, इसमें सारे के सारे हेट्रोजाइगस टॉल। अब अगर इस F1 ऑर्गेनिज्म को, ध्यान से सुनना बेटा, अगर इस F1 ऑर्गेनिज्म को किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दें, होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दें, तो वो क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस। F1 F2 हाइब्रिड इज क्रॉस विद एनी पेरेंट डोमिनेंट और रिसेसिव, इट इज नोन एज बैक क्रॉस। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ऑल द टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस। लेकिन अगर F1 इंडिविजुअल को डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएं, देन इट इज नोन एज बैक क्रॉस। ये F1 ऑर्गेनिज्म है, इसको हमने डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया, तो वो क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस। याद आएगा? बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस में किसी भी पेरेंट के साथ, लेकिन टेस्ट क्रॉस में डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना पड़ेगा। तो टेस्ट क्रॉस रेशियो आती है 1:1 इन F2, ठीक है? कि जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम होंगी, फिनोटाइपिक रेशियो भी और जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम होती है इन केस ऑफ टेस्ट क्रॉस। सो टेस्ट क्रॉस इज डन टू चेक प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्लियर? चलो जी बेटा आगे चलते हैं, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो उसके बाद आ जाता है सॉरी मेंडल्स लॉ। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जो ऑब्जर्वेशन थे उसके बेसिस पे मेंडल ने दो लॉज प्रपोज किए, ठीक है, जिनको हम मेंडल्स लॉ कहते हैं अभी। तो पहला है प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या कहता है
कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। ये हमें पता है कि कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में मिलते हैं। दो चीजें होगी, फैक्टर्स कंट्रोल कैरेक्टर्स और दूसरा फैक्टर्स आर फाउंड इन पेयर। ठीक है जी। तो ये जो लॉ है सबसे पहले आपको याद रखना है, क्योंकि किसके ऊपर बेस्ड है, मोनो हाइब्रिड के क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। तो ये एक पेरेंटल कैरेक्टर को एक बार में एक्सप्लेन करेगा। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विल ओनली इनहेरिट द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप। मतलब कि भैया ये स्टेम की हाइट हमने ली, ये होमोजाइगस टॉल, ये होमोजाइगस ड्वार्फ, गैमेट फॉर्मेशन हुई, तो ये गैमेट्स बने जो कंबाइन कर जाते हैं, एंड इन F1 जनरेशन सारे के सारे जो प्लांट होंगे हेट्रोजाइगस टॉल होंगे। F2 जनरेशन में जब इनका सेल्फ क्रॉस करवाया जाएगा, तो ऑलरेडी हमने देखा इट गिव्स जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ 1:2:1 एंड फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, तो वो कैरेक्टर जो अपना इफेक्ट दिखा पाते हैं F1 जनरेशन, वो डोमिनेंट कहलाएगा, जबकि वो कैरेक्टर, वो ट्रेट, वो एलील जो हिडन रह जाएगा, अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, दैट इज नोन एज रिसेसिव। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है बच्चा, इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। चलो जी, यहां तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों को, आई थिंक। बट देयर आर, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल। इसके कुछ एक्सेप्शंस है, मतलब जहां पे ये फेल हो जाता है, जहां पे ये अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाता। 3 कॉमन एक्सेप्शंस हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलेलिज्म। एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नाम से ही पता चल रहा है इनकम्प्लीट, कि पूरी तरह अपना इफेक्ट नहीं आ रहा, कि ऑल द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कुड नॉट बी एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कि जो F1 ऑर्गेनिज्म है, F1 जो प्रोजेनी है, इट डेवलप्स अ न्यू फिनोटाइप। ठीक, एक नया फिनोटाइप डेवलप हो जाता है, जो विच डज नॉट रिजेंबल either of the parent, either of the two parent, and lies between the two, उन दोनों के बीच में नहीं प्रेजेंट होता है, तो क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी मैं बता रहा था आपको, कौन सा था इसका बेस्ट एग्जांपल, बताओ, अभी मैंने बताया था, स्नैपड्रैगन सॉरी, स्नैपड्रैगन, एंटेरिनम मेजस। इसका एग्जाम्पल है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। कैसे शो करता है, कि देखिए कि अगर हम पेरेंटल जनरेशन की बात करें, तो 2 तरह के यहाँ पे फ्लावर्स होते हैं या प्लांट होते हैं, रेड एंड व्हाइट। ये नॉर्मल एक्सप्रेशन आपको दिख रही है जैसा होता है, गैमेट फॉर्मेशन हुई, इधर से ये आया, इधर से ये गैमेट आया, गैमेट कंबाइन एंड F1 जनरेशन इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे F1 जनरेशन में एक्सपेक्टेड क्या है, कि डोमिनेंट अपना इफेक्ट दिखाए, तो हेटेरोजाइगस रेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे कैसे होते हैं, पिंक। तो ये आगे ना न्यू फिनोटाइप डेवलप्स। और जब F1 का सेल्फ क्रोज करवाते हैं, F1 जनरेशन का जब सेल्फ क्रोज करवाया जाएगा, तो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो सेम हो जाती है। फिनोटाइपिक रेशो क्या आएगी, 1:2:1, रेड टू पिंक टू व्हाइट।
और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी, तीन टाइप के, सॉरी जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगी, आर आर, आर आर एंड आर। तो जीनोटिपिक और फेनोटिपिक रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में सेम हो जाती है, याद रह जाएगा बच्चों मेरे। चलें आगे, तो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा एक्सेप्शन क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, को डोमिनेंस, कि जो F1 प्रोजेनी होगा, F1 प्रोजेनी रिजेंबल्स बोथ पेरेंट। वहां पे तो क्या था, दोनों के बीच का कहीं एक्सप्रेशन था, बट यहां पे रिजेंबल बोथ पेरेंट ड्यू टू इक्वल एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलील्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है पता है, बताओ। ए बी ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स, कि देखो ए बी डोमिनेंट होता है ह्यूमन बींग्स में, ब्लड ग्रुप ए इज डोमिनेंट, ब्लड ग्रुप बी इज ऑल्सो डोमिनेंट। तो जब दोनों अलग अलग प्रेजेंट हैं तो अपना अपना इफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन जब दोनों साथ आ जाते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, ए बी। ठीक, तो बोथ एक्सप्रेसेस देयर इफेक्ट इक्वली, तो ये क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कोडोमिनेंस। और दूसरा एग्जांपल क्या बताया था मैंने कोडोमिनेंस का, चलो बताओ, दूसरा एग्जांपल क्या बताया था मैंने, ये रहा, रॉयल कलर इन कैटल्स। याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो कोडोमिनेंस का मतलब टू रिमेन टुगेदर, टू एक्सप्रेस इक्वली। ठीक है बच्चों। और तीसरा एक्सेप्शन है मल्टीपल अलील, मल्टीपल अलील, जिसका एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग, कि नॉर्मली वन जीन टू अलील्स, राइट। इसका मतलब मोर देन टू अलील्स ऑफ ए जीन कंट्रोल और रेगुलेट वन कैरेक्टर। ठीक, तो इसका एग्जांपल भी क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स। या इसका एक और एग्जांपल है, व्हाट यू से, स्टार्च सिंथेसिस इन पी। अब ह्यूमन बींग्स क्यों इसका एग्जांपल है, देखो इन ह्यूमन बींग्स ब्लड ग्रुपिंग इज रेगुलेटेड बाय, इज कंट्रोल्ड बाय ग्लाइकोप्रोटीन आई, एंड दिस ग्लाइकोप्रोटीन आई या इसको यहां पे हम क्योंकि जीन की बात कर रहे हैं तो जीन आई लिख देते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। आप इसके तीन अलील्स होते हैं, आई ए, आई बी एंड आई। ठीक, अब ये दोनों जब आते तो कोडोमिनेंट थे, लेकिन यहाँ पे मोर देन टू फॉर्म्स ऑफ ए जीन, मोर देन टू अलील्स ऑफ ए जीन, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल अलील का एग्जांपल हो गया। और तीन अलील की वजह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 6 जीनोटाइप्स आर पॉसिबल फॉर ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग। एंड फेनोटाइप कितने होते हैं, फेनोटाइप तो 4, ए बी एंड ओ। जीनोटाइप कौन कौन से हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये कौन सा 7 क्या हो गया, एक मिनट, ये तो सेम हो गया, सॉरी 6 ही, दिस एंड दिस आर सेम। ठीक है, तो 6 जीनोटाइप एंड 4 फेनोटाइप आर प्रेजेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, which is also known as law of segregation. This law says that parents contain two alleles during gamete formation. ठीक है जी, two copy of each factor from each and they receive only one from the two factors. कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल आप देखिए ना, कि 46 क्रोमोसोम फादर में है, 46 क्रोमोसोम मदर में है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे उसकी एक कॉपी इधर से आई, एक कॉपी इधर से आई, और दोबारा से कंबाइन करके डिप्लॉइड कंडीशन रिस्टोर हो जाती है, राइट। तो यही लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है और उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक,
तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे 2 कॉपी ऑफ ईच हेरिडिटरी फैक्टर्स सेग्रीगेट, कि भैया ये था गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये सेग्रीगेट हो गए। एक्वायर 1 फैक्टर फ्रॉम ईच पेरेंट, ठीक है जी। और ये वापस आगे जाके हम इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि दोनों कंबाइन करके जाइगोट बना देंगे, F1 जनरेशन बना देंगे, ठीक। यहां तक कोई समस्या? तो अभी तक हमने देखा इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन ओनली। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, जिसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब व्हेन 2 कैरेक्टर्स आर स्टडीड एट ए टाइम। मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर, यहां पे 2 कैरेक्टर्स आर स्टडीड एट ए टाइम। तो सीड शेप, राउंड एंड रिंकल्ड, एंड सीड कलर येलो एंड ग्रीन, ये दोनों स्टडी कर रहे हैं यहां पे हम, ठीक है। दोनों के सिंबल्स हो गए, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट हो गए, एंड अगेन कंबाइन टू फॉर्म F1 जनरेशन, जाइगोट फॉर्मेशन होगी। अब सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन, ठीक है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस जहां पे 2 डिफरेंट जीन्स को एक साथ स्टडी किया जाएगा, और उसके बाद जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे फिनोटाइप्स के, वो पास हो जाते हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में। तो देखिए, अब ये पेरेंट है, ये गैमेट फॉर्मेशन हुई, 4 टाइप के गैमेट बने, 4 फादर से, मतलब एक पेरेंट से 4 दूसरे पेरेंट से। अब आपको करना क्या है, देखिए राउंड येलो हमने लिया था, राउंड येलो लिया था, और रिंकल्ड ग्रीन लिया था। तो ये तो पेरेंटल हो गए, तो जहां पे भी कैपिटल R और कैपिटल Y मिलेगा वो राउंड येलो होगा, ये भी राउंड येलो होगा, ये भी राउंड येलो। जहां पे भी कैपिटल R और कैपिटल Y आपको दिखाई दे, ये राउंड है लेकिन येलो नहीं होगा, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड येलो, दिस इज ऑल्सो राउंड येलो, दिस इज ऑल्सो राउंड येलो, एंड दिस इज ऑल्सो राउंड येलो। तो 9 राउंड येलो होंगे। और रिंकल्ड ग्रीन डबल रिसेसिव कंडीशन एक में ही है, तो ये एक होगा। उसके अलावा कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो राउंड के साथ क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, रिंकल्ड के साथ क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा। तो कैपिटल R की जगह क्या आ जाएगा, दोनों ये स्मॉल R आ जाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड येलो, ठीक है जी। ये भी रिंकल्ड है, ये रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड येलो ही आएगा, यस, एंड दिस इज ऑल्सो रिंकल्ड येलो। तो बाकी कितने बच गया, राउंड ग्रीन। तो पेरेंटल कितने हैं, पेरेंटल कितने हैं, ये पेरेंटल हैं दोनों, तो 10 है। और रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं, 6 हैं। तो इसके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं कि मान लो 200 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए तो कितने पेरेंटल होंगे, तो टोटल कितने हैं, 16। तो पेरेंटल 10/16 इंटू 200, तो आप रेशियो निकाल सकते हैं। या रिकॉम्बिनेंट का पूछ ले तो 6/16 इंटू 200 हो जाएगा, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, राइट। तो इट गिव्स ए phenotypic ratio of 9:3:3:1 फॉर F2 जनरेशन। और इसी के बेसिस पे मेंडल ने एक और जनरलाइज्ड पोस्टुलेट्स निकाला, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है, विच इज थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या कहता है, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा भैया कि 2 कैरेक्टर्स हैं, रैंडमली फ्यूज करते हैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, कुछ पेरेंटल होते हैं, कुछ रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। अब ये क्या कह रहा है, देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट पेयर ऑफ ट्रेट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। यस, कि RRYY हमने लिया, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन हमने लिया, तो पेयर ऑफ ट्रेट्स, इधर से गैमेट फॉर्मेशन हुआ, इधर से गैमेट फॉर्मेशन हुआ, सेग्रीगेट हो गए डिफरेंटली of another pair during gamete formation, ठीक है जी। As they assort independently, different trait get equal opportunity to occur together।
तो इसीलिए तो देखो राउंड येलो के साथ रिंकल्ड ग्रीन था, लेकिन राउंड ग्रीन भी बना और रिंकल्ड येलो भी बना, रेशियो हमारी तभी तो आई, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। आप सिंपल से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में स्किन कलर भी है, आई कलर भी है, हेयर कलर भी है, सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं अपना एक्सप्रेशन अलग अलग दिखा रहे हैं, ऑल्दो दे आर प्रेजेंट टुगेदर। ट्रांसमिशन भी उनका पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग में होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो एक साथ होता है, बट वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते, एक दूसरे के काम को, एक्सप्रेशन को इंटरफेयर नहीं करते, राइट। So that is law of independent assortment. समझ में आ गई बात? तो तीनों लॉ समझ में आ गए। अब यहां पे इसके एक्सेप्शन है जीन इंटरेक्शंस के, प्लियोट्रोपिक, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है जी। तो पहले हम प्लियोट्रोपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात कर लेते हैं। व्हाट इज प्लियोट्रोपी एंड व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? पीकेयू फिनाइल कीटोन यूरिया। चलो, तो पहले प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी the traits are controlled by 3 or more genes, multiple gene. It's the effect of multiple gene. More than 2 genes control one trait या one character। ठीक, उस किसके उल्टा हो गया ये? मल्टीपल एलील का, राइट। तो यहां पे हर एलील गिव्स एडिटिव इफेक्ट, ईच एलील गिव्स एडिटिव इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट। ठीक है, और इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस। कि आसपास का जो कंडीशंस हैं उससे भी अफेक्ट होता है। तो ये कैसा हो गया? क्वांटिटेटिव। प्लियोट्रोपी इज क्वांटिटेटिव, ध्यान रखना, इट इज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है ना बच्चों? बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर। स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग्स इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर ऑफ genes, 3 pair of genes A, B and C। अब अगर ये तीनों डोमिनेंट फॉर्म में होंगे तो निग्रो, जिसको बिल्कुल हम कहते हैं ब्लैक और डार्क, वेरी डार्क, या ब्लैक जिसको कहते हैं, और तीनों अगर रिसेसिव कंडीशन में होंगे तो वेरी लाइट। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 27 जीनोटाइप्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर प्लियोट्रोपी। सॉरी प्लियोट्रोपी की हम बात कर रहे थे ना। नो ये हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया बच्चों। ठीक है, कि मोर देन 2 जीन्स, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल जीन इफेक्ट। प्लियोट्रोपी में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। प्लियोट्रोपी विल बी जस्ट अपोजिट टू इट। जस्ट ए सेकेंड, एक नई स्लाइड में आपके लिए ऐड कर देता हूं। दिस विल बी प्लियोट्रोपी, वो पॉलीजेनिक था। प्लियोट्रोपी में क्या होगा? सिंगल जीन, मल्टीपल एक्सप्रेशन, मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस। वहां पे मल्टीपल जीन थे, सिंगल एक्सप्रेशन था। यहां पे उल्टा है, सिंगल जीन मल्टीपल एक्सप्रेशन। तो ऐसे जीन को क्या कहेंगे? प्लियोट्रोपिक जीन। और वो फिनोमिनन क्या कहलाएगा? प्लियोट्रोपी। ठीक है बच्चे, इसका एग्जांपल मैंने बताया था पीकेयू, फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है जी, ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो फिनाइल कीटोन यूरिया इज कॉज्ड बाय सिंगल म्यूटेशन इन जीन
कोडिंग फॉर एंजाइम, एक एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, उसमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, उसकी वजह से ये इफेक्ट शो होता है। तो इसके इफेक्ट हो जाते हैं कि भाई रिड्यूस्ड हेयर लॉस हो जाता है एक तरह से, स्किन पिगमेंटेशन, इस तरह के इफेक्ट ये शो करता है। ठीक है, सो इट इज now we can say that dominance is not an autonomous feature of the gene, but it depends upon production of particular phenotype from the single product। ठीक है बच्चे, याद रहेगा आपको? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बताओ मुझे। अब ये कुछ और एग्जांपल्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन जो कि नॉन एलेलिक हैं। आप इनकी एक बार रेशियोज देख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन नीट में आ जाता है बट नॉट इन बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है बच्चे, चले आगे। चलिए, उसके बाद आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इट वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट सटन एंड बोवेरी, दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वाज गिवन बाय मोर्गन। दोनों चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रपोज इंडिपेंडेंटली बाय सटन एंड बोवेरी इन 1902, अगर आप साल भी याद रखना चाहें तो, बट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मोर्गन। ठीक, अब ये थ्योरी क्या है? अच्छा चलिए, ये लिंकेज मैप भी आप याद रख लेना। एंड मोर्गन वर्कड ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसका रीजन आपको पता होगा कि स्मॉल साइज है, इजी टू हैंडल, ओनली 4 पेयर्स ऑफ 4 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, मेल एंड फीमेल आर क्लियरली डिफरेंशिएबल। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे उसने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को सेलेक्ट किया था। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी की। क्या कहती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? कि दिस थ्योरी सेज दैट ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, सुनना बेटा, ऑल कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का मतलब हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की ही बात कर रहे हैं यहां पे। तो ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टर्स मस्ट बी कैरिड विद गैमेट्स। अब मेल और फीमेल गैमेट्स, चाहे वो स्पर्म हो एंड चाहे वो egg cell, must be carried with gametes. So they provide bridge between, connecting link भी आप कह सकते हो, bridge from one generation to next। मतलब ये हम कह सकते हैं कि वो जो गैमेट्स हैं वो ही तो कनेक्टिंग लिंक होते हैं दो जनरेशन के बीच में। तो जो हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं वो जेनेटिक मटेरियल के हेल्प से ट्रांसमिट होते हैं। तो अब ये जो ड्रोसोफिला वाला बताया था, वाई ही सेलेक्टेड ड्रोसोफिला, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों स्टडी किया, क्यों सेलेक्ट किया? तो ये पॉसिबल रीजंस हैं। ओनली 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इजी टू ग्रो, शॉर्ट लाइफ स्पैन, single mating can produce a large number of organisms, male and females are clearly easily differentiable and all that, right? अब बात आती है कि क्रोमोसोम और जीन्स का जो कंपैरिजन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। इट इज अ फॉर्म ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि जो हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं वो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, न्यूक्लियर मटेरियल कैरी करता है। क्रोमोसोम भी पेयर में फाउंड होते हैं, जैसे कि एलील्स होते हैं। जो दो अलील हैं एक जीन पेयर के, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब देयर इज अ पैरेललिज्म बिटवीन बिहेवियर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम्स, पैरेललिज्म इन बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। और एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली शो किया गया है कि दोनों के दोनों पेयर्स में मिलते हैं। ठीक है जी, दोनों के दोनों सेग्रीगेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जिसमें से एक ही जाएगा गैमेट में। ठीक है जी, उसके बाद इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट होते हैं, ये भी इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट होते हैं। तो आप तो पहले तो ये बताइए जो पूछा गया कि ए क्रोमोसोम है या बी क्रोमोसोम है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो ए इज, बताओ, ए इज
क्रोमोसोम एंड बी इज जीन। चलो ठीक है जी। तो एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो मॉर्गन ने दी, उसने बहुत सारे डायहाइब्रिड प्रोसेस परफॉर्म किए ड्रोसोफिला पे सेक्स लिंक जीन्स की हेल्प से, ठीक है जी। और उसके बेसिस पे नया कंसेप्ट आया लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का। एक्स लिंक जीन्स पे मैंने बताया एक्सपेरिमेंट्स डायहाइब्रिड प्रोसेस परफॉर्म किए। तो देखो आपको यहाँ पे सिंबल्स का बहुत ध्यान रखना है। जो कन्वेंशनल है कि डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर से लिख देते हैं, रिसेसिव को स्मॉल से, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आई कलर की बात करें तो रेड आई कलर जो ड्रोसोफिला है उसको डब्ल्यू से डोमिनेंट के लिए पॉजिटिव होता है, रिसेसिव के लिए पॉजिटिव सिंबल नहीं दिखेगा। ब्राउन एंड येलो तो ब्राउन आइड डोमिनेंट तो वाई पॉजिटिव, येलो आइड रिसेसिव। नॉर्मल विंग्स पॉजिटिव, एम पॉजिटिव, मिनिएचर या शॉर्ट वेरीगेटेड भी कहीं कहीं लिखा हो सकता है। ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं, डब्ल्यू वाई एंड एम। पॉजिटिव और नेगेटिव की हम बात करेंगे। तो देखिए नॉर्मल क्रॉस क्या हुआ, जो व्हाइट आइड फीमेल है, ध्यान से सुनना बेटा, व्हाइट आइड फीमेल, देखो ये बार बार मैं कह रहा हूं, रिसेसिव और डोमिनेंट का ध्यान रखना है। व्हाइट आइड फीमेल was crossed with red eyed male, ठीक है। तो डोमिनेंट कौन सा है, रेड है, इसका मतलब मेल क्या है, यहां पे डोमिनेंट है, मेल डोमिनेंट हो गया। गैमेट फॉर्मेशन के बाद यहां पे गैमेट क्या बने, यहां से तो फीमेल में तो एक ही बना, बल्कि मेल के केस में दो बने। अब ये चांस कॉम्बिनेशन है, ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों मिलते हैं, तो रेड आइड फीमेल, राइट, और ये दोनों मिलते हैं तो क्या होगा, व्हाइट आइड मेल। क्लियर बच्चों, दो ही टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, इसमें कोई बट कोई किंतु परंतु कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है। अब ये एनसीईआरटी का वो आप डायग्राम कह लीजिए या फोटो कह लीजिए, जो बच्चों को बहुत परेशान करती है, लेकिन इसमें परेशान होने की बात बिल्कुल भी होती नहीं है बच्चों। वैसे देखिए आपको दो वर्ड याद रखने हैं, लिंकेज, एबिलिटी या प्रॉपर्टी जो भी आप कहना चाहें, एबिलिटी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर इज कॉल्ड लिंकेज। ऑब्वियस ही बात है, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे आपको पता है बहुत सारे जीन्स लोकेटेड हैं। अब इन दोनों जीन्स के साथ रहने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों जीन्स के साथ रहने की प्रोबेबिलिटी से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ऐसे जीन्स जो साथ रहते हैं, साथ इनहेरिट होते हैं, दे आर नोन एज लिंक्ड जीन्स। ठीक है जी। और वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, लिंकेज। लेकिन जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो दूसरों के साथ कंबाइन होने की एबिलिटी बढ़ जाती है, उसको हम क्या कह देते हैं, रिकॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। तो लिंकेज दो तरह का होता है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज रेयर है, नेचर में नहीं होता है, मेल ड्रोसोफिला के केस में इसको स्टडी किया गया है। एंड इनकम्प्लीट लिंकेज को हम क्या कह देते हैं बच्चों, रिकॉम्बिनेशन कह देते हैं, याद रहेगा। तो लिंकेज में पर्टिकुलर क्रोमोसोम शो देयर टेंडेंसी टू इनहेरिट टुगेदर, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक। और इसी के बेस पे उन्होंने क्रोमोसोमल मैप्स बनाए। अब देखो येलो एंड व्हाइट और वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप क्या हो गया, डोमिनेंट होता है, क्योंकि पॉजिटिव सिंबल आप यहां पे देख पा रहे हो। ये क्रॉस एक ही बात कर लेते हैं पहले तो जहां पे वापस से पॉजिटिव आ जाएगा वो डोमिनेंट हो जाएगा, वाइल्ड टाइप। वाई क्रोमोसोम को इस तरह से शो किया जाता है, आप याद रखना ड्रोसोफिला के केस में। तो कंप्लीट लिंकेज जब होगा तो हमेशा याद रखना 98.7% पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेंगे, सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेंट्स। अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 25% से कम है तो वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट लिंकेज। इफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 25% इट इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज। और अगर वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 25% से ज्यादा हो गई तो वो क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट लिंकेज।
तो नेचर में बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से उनका सेग्रीगेशन हो जाता है, रिकॉम्बिनेंट्स बन जाते हैं, तो कंप्लीट लिंकेज देखने को नहीं मिलता। तो फिजिकल एसोसिएशन जो है जीन्स की, एक क्रोमोसोम पे वो लिंकेज कहलाएगी, अभी मैंने आपको दिखाई थी। और जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, नए कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो रिकॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो लिंकेज एंड इसको इनकम्प्लीट लिंकेज भी आप कह सकते हैं। ठीक, यहां तक कोई समस्या है तो बताओ एक बार फटाफट से। तो लिंकेज जो बिल्कुल पास पास वाले जीन है वो लिंक जीन्स, और लिंक्स ऑफ ए क्रोमोसोम आर नोन एज वन लिंकेज ग्रुप। ठीक है, तो जितने भी लिंक जीन्स हैं क्रोमोसोम के वो एक साथ इनहेरिट होंगे क्योंकि दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये लिंकेज ग्रुप है, ये कंप्लीट लिंकेज। अभी जो जिसकी हमने बात करी ये इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है जी, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा वो इनकम्प्लीट लिंकेज, जहां पे पेरेंटल कैरेक्टर्स अपना इफेक्ट शो कर देंगे वो कंप्लीट लिंकेज। यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। अब देखिए ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, 23 लिंकेज ग्रुप्स, क्योंकि 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर फाउंड, 22 पेयर्स ऑटोसोम्स हैं, और लास्ट पेयर XX मेल में, सॉरी फीमेल में, और XY मेल्स में। ठीक है, तो लिंकेज मैप्स क्या हो गए, लिंकेज ग्रुप्स कितने हो गए मेल्स में 24, क्योंकि 22 तो क्या हो गए ऑटोसोम्स, X अलग हो गया, Y अलग हो गया, ये ध्यान रखना है। फीमेल में 23 पेयर ही होंगे लिंकेज ग्रुप्स के, क्योंकि दोनों में XX होता है, लेकिन मेल में लिंकेज ग्रुप्स कितने होंगे 24, याद रह जाएगा। अब मॉर्गन ने क्या कंक्लूड किया कि जो टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं उसमें रिकॉम्बिनेशन के, न्यू कॉम्बिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस कम है। लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, यहां पे आप देखो डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसका मतलब लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, या रिकॉम्बिनेशन इज रिलेटेड टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। तो लिंकेज मैप या जेनेटिक मैप is a list of location of genes on a chromosome. One map unit is equal to 1% chance of recombination. जो डिस्टेंस है उनको मेजर करने की एक मेथड है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन को कहते हैं, ऑलरेडी आपने देख लिया कि इट फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है वो पता लगा सकते हैं, और एक क्रोमोसोम का मैप उसके हेल्प से बना सकते हैं। 50%, 30%, 15%, जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी रिकॉम्बिनेशन के चांसेस इंक्रीज होते चले जाएंगे बच्चों। ठीक है, ये देखिए 96% पेरेंटल, 4% रिकॉम्बिनेशन। राइट, ये पेरेंटल था, ये पेरेंटल था, ये रिकॉम्बिनेंट। ये हमने वहां पे भी तो डायहाइब्रिड क्रॉस में भी तो देखा था, ये रिकॉम्बिनेंट था, ये रिकॉम्बिनेंट, सॉरी ये पेरेंटल था, ये पेरेंटल था, और ये रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। अब ये एक मेथड होता है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, RF जिसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, कि टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी मान लो 70 है, उसमें रिकॉम्बिनेंट बने 20, और उसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इनटू 100, दैट गिव्स द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। याद रह जाएगा आपको। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज पेडिग्री एनालिसिस, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये एक हिस्टोरिकल या जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक रिप्रेजेंटेशन, एक फैमिली ट्री है ओवर द जनरेशन। ठीक है ना, उसका एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली, उसको हम कैटेगरी एनालिसिस कहते हैं। ये फैमिली ट्री की तरह काम करता है कि ग्रैंड पेरेंट्स, फिर फर्स्ट जनरेशन, सॉरी मेल नहीं, मेल फीमेल एंड सो ऑन। ठीक है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले सिंबल्स आपको ध्यान होने चाहिए, क्या क्या सिंबल्स होते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत ज्यादा डिटेल में मुझे आई थिंक इसको जानने की जरूरत नहीं है।
आपने बहुत बार पढ़े हैं। अब ये बातें जो आती हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। देखिए आप एक चीज तो याद रखिए, ट्रेड्स ऑटोसोमल हो सकते हैं, सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं, है ना। ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल में भी दो प्रॉपर्टी हो जाएंगी, कौन सी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। और सेक्स लिंक्ड में भी दो प्रॉपर्टी हो जाएंगी, ऑटोसोमल एंड डोमिनेंट एंड रिसेसिव। यस और नो। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल इसके शॉर्ट नोट्स बना लो। जो दिया हुआ है ऐसे के ऐसे अगर आपने याद कर लिया, कहीं कोई दूसरी बुक, कोई वीडियो, कुछ देखने की जरूरत नहीं होती है। ऑटोसोमल रिसेसिव एग्जांपल भी याद रख लो, ठीक है। दोनों कैरियर हैं इस केस में जो हमने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अगर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है तो दोनों मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड होंगे। पहली बात, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स के बच्चे नॉर्मली अनअफेक्टेड होंगे, नॉर्मली, ठीक है। दे कैन स्किप जनरेशन। तो अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं, जनरेशन भी स्किप हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव। बिना सोचे समझे आप कर सकते हैं। जो अफेक्टेड पेरेंट होंगे वो होमोजाइगस होंगे, चाहे वो डोमिनेंट है चाहे वो रिसेसिव है। अगर दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस होंगे तो 1/4 25% ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है ना। ये चीजें आपको याद रख लेनी है, ठीक है बेटा। तो ऑटोसोमल रिसेसिव क्लियर हो गया। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या हो जाएगा, वहां पे जनरेशन स्किप हो रही थी, यहां पे जनरेशन स्किप नहीं होगी। तो अगर हर जनरेशन के बाद अफेक्टेड ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अटेंशन डिजीज इसका बेस्ट एग्जांपल है। मेल और फीमेल यहां पे भी दोनों अफेक्टेड होंगे, लेकिन यहां पे जनरेशन स्किप नहीं होगी। अब अगर पेरेंट अफेक्टेड है तो एटलीस्ट एक उनका बच्चा अफेक्टेड होगा, ठीक है। जो अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। वहां पे दोनों पेरेंट अगर हेटेरोजाइगस थे तो 25% ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड थे। यहां पे अगर एक पेरेंट भी हेटेरोजाइगस है तो 50% जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अफेक्टेड होंगे। तो अगर जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं, जनरेशन स्किप हो रही है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब सेक्स लिंक में बात कर लेते हैं। एक्स लिंक रिसेसिव, ये भी स्किप कर सकते हैं, ये भी जनरेशन को स्किप कर सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, सेक्स लिंक के केस में, एक्स लिंक के केस में मेल्स आर अफेक्टेड मोर, मेल्स आर अफेक्टेड मोर। क्यों? क्योंकि देखिए फीमेल में तो जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम पे वो कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, जीन प्रेजेंट नहीं होगा, एलील नहीं होगा, तो वो अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखाएगा। लेकिन मेल में तो सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, अगर उस पर ही हो गया तो अफेक्टेड हो जाएगा। एक फीमेल पे है तो क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी। उसमें खुद में नहीं होगी वो डिजीज, लेकिन वो ट्रांसमिट कर सकती है ना। तो देखिए कैरियर का ये दे दिया, अफेक्टेड सन आर बोर्न टू कैरियर मदर्स, कि जिनके एक एक्स क्रोमोसोम पे वो था, ठीक। ट्रेट इज नेवर पास फ्रॉम फादर टू सन, मदर से बेटे में जाता है, मदर टू सन, नॉट फ्रॉम फादर टू सन। तो ये एक्स लिंक्ड हो गया, जिसका बेस्ट एग्जांपल है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। देखिए यहाँ पे मेल अफेक्टेड है, फीमेल नॉर्मल है। यहाँ पे जो नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए उसमें फीमेल कैरियर दिखाई दे रही है, मेल नॉर्मल है। तो क्योंकि बच्चे से बेटे से सन में ये नहीं जाता, फादर अफेक्टेड था लेकिन बेटा नॉर्मल है। यहाँ पे कैरियर फीमेल थी तो सन में आ गया। फ्रॉम अफेक्टेड सन्स आर यूजुअली बोर्न टू देयर कैरियर मदर्स। समझ में आ गई बात। अब एक्स लिंक डोमिनेंट, ये जनरेशन स्किप नहीं करेंगे, दोनों के दोनों अफेक्टेड होंगे। ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर आर अफेक्टेड, देखो फादर अफेक्टेड है, सारी के सारी डॉटर अफेक्टेड है, लेकिन सन अफेक्टेड नहीं है। अफेक्टेड सन है इसका मतलब मदर अफेक्टेड है, यहां पे मदर अफेक्टेड है तो सन भी अफेक्टेड है, ठीक है जी। अफेक्टेड डॉटर के केस में फादर भी अफेक्टेड हो सकता है या मदर अफेक्टेड हो सकता है। देखिए यहाँ पे फादर अफेक्टेड था तो डॉटर अफेक्टेड थी, या मदर अफेक्टेड है तो भी डॉटर अफेक्टेड है। लेकिन सन अफेक्टेड कब होगा, जब मदर अफेक्टेड होगी, ठीक है।
तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ऑटोसोमल डोमिनेंट मायोटोनिक डिस्ट्रोफी और ऑटोसोमल रिसेसिव सिकल सेल एनीमिया, थोड़ा और डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि पेडिग्री एनालिसिस में किस तरह से स्टडी की जाती है, ठीक है ना। चले आगे। अब आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। बहुत सिंपल सा है, दो तरह का हो सकता है। मेल हेट्रोगेमेटी का मतलब फीमेल हेट्रोगेमेटी से आपको समझ में आएगा, नहीं चलो मेल हेट्रोगेमेटी से, क्योंकि मेल में क्या होता है एक्स एंड वाई, तो ये क्या कहलाता है मेल हेट्रोगेमेटी। फीमेल हेट्रोगेमेटी का मतलब एक्स और नॉट, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स में मेल हेट्रोगेमेटी होती है और हैन में फीमेल हेट्रोगेमेटी होती है। 4 टाइप है, कुछ बहुत कुछ ज्यादा याद रखने का इसमें जरूरत नहीं है। एक्स नोट टाइप, एक्स नोट टाइप, या इसको एक्स 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 नोट टाइप भी कहा जाता है, ठीक है जी। फीमेल्स होमोगेमेटिक हैं और मेल हेट्रोगेमेटिक हैं। तो एग में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होगा, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। मेल में एक्स क्रोमोसोम प्लस ऑटोसोम, फीमेल में पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्लस, मैंने कहा ना एक्स 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 नोट टाइप कहते हैं। तो फीमेल होमोगेमेटिक है, एक एक्स क्रोमोसोम है, सॉरी हाँ मतलब दोनों एक्स क्रोमोसोम, मतलब एक ही एक्स क्रोमोसोम है। मेल्स जो है हेट्रोगेमेटिक है, उसमें एक ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। एग्जांपल आपको याद रखना है, ग्रास होपर है, इसके अलावा राउंड वॉर्म्स भी इसमें आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मेल हेट्रोगेमेटिक का एग्जांपल हो गया, एक्स 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 नोट। ग्रास होपर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि फीमेल में पेयर्ड एक्स क्रोमोसोम है, मेल में ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। तो ऑब्वियसली बात है इस तरह का एक्सप्रेशन आपको दिखाई देता है यहाँ पे। एक्स वाई, या जिसको हम एक्स 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 वाई टाइप कहेंगे, जो कि ह्यूमन बींग्स में दिखाई देता है, इवन ड्रोसोफिला में भी दिखाई देता है, ठीक है। तो फीमेल यहाँ पे होमोगेमेटिक, मेल हेट्रोगेमेटिक, दोबारा से मेल हेट्रोगेमेटिक है। तो एक्स 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 वाई ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट, 2 टाइप ऑफ गैमेट, मेल का एक्स फीमेल के एक्स के साथ मिलेगा तो गर्ल चाइल्ड, मेल का एक्स सॉरी फीमेल का एक्स मेल के वाई के साथ मिलेगा तो बॉय चाइल्ड इज बोर्न। बहुत सालों से आप पढ़ते आ रहे हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, राइट। तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। नाउ डब्ल्यू जेड टाइप, सॉरी बर्ड्स में जो देखने को मिलती है, जेड 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 डब्ल्यू टाइप। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फीमेल हेट्रोगेमेटिक है, फीमेल हेट्रोगेमी का एग्जांपल है कि फीमेल में जेड भी है और डब्ल्यू भी है। मेल होमोगेमेटिक है, ओनली 1 जेड क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। ये किस में मिलता है, एग्जांपल्स इसके लिख देते हैं हम यहाँ पे, इट इज फाउंड इन, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए एक तो बर्ड्स तो हो ही गया, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। इसके अलावा रेप्टाइल्स में मिलता है, ये फिशेज में भी देखने को मिलता है। तो मेल इज होमोगेमेटिक, फीमेल हेट्रोगेमेटिक, बर्ड्स, बटरफ्लाई, मोथ, सम फिशेज, इवन रेप्टाइल्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, मेल में सिर्फ एक तरह का होगा और एक्सप्रेशन हो जाएगा हैप्लोडिप्लोइडी। हैप्लोडिप्लोइडी, मेल हनीबी, मेल हनीबी हैप्लोइड होता है, बाकी सारे डिप्लोइड। मेल हनीबी हैप्लोइड, क्योंकि इट इज प्रोड्यूस बाय पार्थिनोजेनेसिस, डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जो वर्कर्स हैं, क्वीन है, वो सारी की सारी डिप्लॉयड होंगी, मेल हनी भी हैप्लॉयड होगा, तो इसको कहते हैं हैप्लोडिप्लॉयड। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी आप कह सकते हो, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बताओ। ये देखो क्वीन डिप्लॉयड, ड्रोन मतलब मेल है, यहाँ पे हैप्लॉयड है, माइटोसिस हुआ, एन से एन 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 एन। अब ये एन जो मेल गैमेट है, इट इज फ्यूज्ड बाय फीमेल गैमेट, तो फीमेल हनी भी प्रोड्यूस होगी, ना कि मेल होगा,
क्योंकि मेल हमेशा पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। बाकी सारे जो ड्रोन है ये इसके साथ फ्यूज हो जाएगा तो ये डिप्लॉयड बन जाएगा दोबारा। सॉरी ये तो ड्रोन है, मेल ही है, ये तो मेल ही है। एग विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहा है। अब बात आती है जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। हमने पेडिग्री की बात कर ली, हमने सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर ली। जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं दो तरह के, मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। सारे के सारे डिस्कस करते हैं, लेकिन बात क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर अकर्स ड्यू टू alteration और mutations in single gene। ठीक है जी। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ड्यू टू एक्सेस भी हो सकता है, एब्सेंस भी हो सकती है, एबनॉर्मल अरेंजमेंट भी हो सकता है ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। एक से ज्यादा क्रोमोसोम भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे तीन मेनली आपको डिस्कस करने, डाउन, क्लिनफेल्टर एंड टर्नर। यहाँ पे कई सारे आपको डिस्कस करने, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये भी हमने डिस्कस किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज टू, कोई नहीं, हमें तो सारे डिस्कस करने। तो मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की अब हम बात करने वाले हैं बच्चों। तो आपको पता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या है। तो पहले कौन से डिस्कस करोगे बताओ? मेंडेलियन। चलो, सेक्स इन्फ्लुएंस एंड सेक्स लिमिटेड, दो तरह के कैरेक्टर होते हैं। सेक्स इन्फ्लुएंस का मतलब कि जो सेक्स हार्मोन के अंडर आते हैं, ऑटोसोमल है लेकिन दे आर एक्सप्रेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन्स, ऑटोसोमल ट्रेट्स। अब मान लो एग्जांपल जो हमने लिया है कि इफ मेल हैज वन रिसेसिव एलील, he will express that character but will take two recessive for female to show the same। कि मेल में तो एक से ही इफेक्ट शो कर देगा, लेकिन फीमेल में दो उसको व्हाट यू से एलील की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सेक्स इन्फ्लुएंस है कि इट कैन अपीयर इन बोथ द सेक्सेस। ठीक है, तो द कैरेक्टर अपीयर एज डोमिनेंट इन वन सेक्स एंड रिसेसिव इन अदर। कि अगर मेल में है तो इसलिए तो एक से ही एक एलील से अपना इफेक्ट दिखा पा रहा है, लेकिन रिसेसिव जब होगा तो दो एलील्स की जरूरत पड़ेगी फीमेल में। ठीक है ना, सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस। सेक्स लिमिटेड का मतलब क्या हो जाएगा? लिमिटेड टू आइदर मेल और फीमेल ओनली। सेक्स इन्फ्लुएंस में एक्सप्रेशन दोनों में आ सकता है, मेल में भी आ जाएगा और फीमेल में भी आ सकता है। ठीक है ना, तो सेक्स इन्फ्लुएंस बाल्डनेस है जैसे, तो बाल्डनेस में अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर दोनों कैपिटल हैं अलील तो किसी में भी हो जाएगा। मेल में हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपना इफेक्ट दे देता है, लेकिन फीमेल में डबल रिसेसिव में। इसीलिए बाल्डनेस इन मेल इज मोर कॉमन इसीलिए है क्योंकि वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखाती है। फीमेल में डबल रिसेसिव कंडीशन चाहिए उसको, इसलिए फीमेल में बाल्डनेस बहुत कम दिखाई देती है। बात समझ में आई कि तुम गंजे क्यों हो रहे हो? सेक्स लिमिटेड आइदर मेल और फीमेल that are expressed only in one sex only, कि lactation, milk production in females। ठीक, तो सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस ये लिंक्ड है क्योंकि मेल्स में इजीली वो एक्सप्रेस हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। फीमेल्स में सेकंड एक्स जीन होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसलिए सेक्स लिमिटेड ट्रेट जो है वो मेल्स में ज्यादा दिखाई देते, पहले भी मैं बता चुका हूं। ठीक है ना बच्चे, यहां तक हो गया, ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। दोबारा से आगे स्लाइड। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में दो तरह के हो सकते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक रिसेसिव। ठीक, यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। ये आपके सिलेबस में है नहीं, ये है, ये है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 6 हो गए। राइट, चलो। हीमोफीलिया पढ़ा है आपने 10th क्लास में भी, थोड़ा सा आइडिया आया था आपको हीमोफीलिया का। तो सबसे पहले ये चीज याद रखनी है, सेक्स लिंक्ड है और रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड है और रिसेसिव, हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक चीज और बता दूं कि तीनों के तीनों, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस है, चाहे वो हीमोफीलिया है, चाहे सिकल सेल एनीमिया, सेक्स लिंक्ड
नहीं, सिकल सेल एनीमिया तो ऑटोसोमल हो जाएगी। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों के दोनों सेक्स लिंक्ड हैं, लेकिन रिसेसिव डिसऑर्डर्स है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इवन आपके सिलेबस में सारे के सारे रिसेसिव हैं। सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसेमिया ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। कैस्केड मैकेनिज्म को फॉलो करता है, वो सारी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं अभी आपको, है ना। फीमेल्स हेटेरोजाइगस, फीमेल मदर से सन में जाता है। ये इनेबिलिटी है कि क्लोट फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी जो फीमेल की हीमोफिलिक होने की रेयर है, बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल वो कैरियर होनी चाहिए और फादर हीमोफिलिक होना चाहिए। कि फादर तो हीमोफिलिक हो और मदर कैरियर हो, तो जो फीमेल है वो हीमोफिलिक होगी, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इसलिए फीमेल्स कैरियर होती है, अफेक्टेड नहीं होती फॉर हीमोफीलिया, उनमें ब्लड क्लॉट हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है विच इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील HbA एंड HbS, ठीक है जी। अब HbA और HbS इसको कंट्रोल कर रहे हैं। हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई, ये होमोजाइगस हो गई, ठीक है जी। ये दोनों अफेक्टेड होंगे, ठीक। अब सिकल सेल एनीमिया होता क्यों है? ये तो देखो होमोजाइगस हो गया, ये हेटेरोजाइगस हो गया, दोनों के दोनों में अफेक्टेड होगा। अब ये क्यों होता है? इट अकर्स ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है? कि भैया ह्यूमन बीइंग्स में जो हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है, ठीक है जी। तो बीटा जो चेन है उसमें 6th पोजीशन पे, ध्यान रखना, 6th पोजीशन पे होता है ग्लूटामिक एसिड, एंड दिस ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन अमीनो एसिड बन जाता है, ठीक है, याद रहेगा। तो उसकी वजह से जो आरबीसी हैं वो सिकल शेप्ड हो जाती है, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है कम। तो GAG जो ग्लूटामिक एसिड बनाता है उसकी जगह क्या बन जाता है? GUG। तो पॉइंट म्यूटेशन हो गया, सिर्फ एक सिंगल प्लेस पे म्यूटेशन कोज हुआ, तो ये हो गई सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। याद रह जाएगा। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है कि GAG की जगह क्या बन गया? GAG था, नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड बन रहा था, इसकी जगह क्या बन गया? GUG बन गया, वेलिन अमीनो एसिड बन गया। कहां पे बन गया? 6th पोजीशन पे, बीटा चेन में, बीटा ग्लोबिन में ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बीइंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिनाइलकेटोन्यूरिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया दोबारा से ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया। इट इज नोन एज इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। फॉलिंग ने डिस्क्राइब किया इसको। जो होमोजाइगस रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव, उसमें ये एंजाइम नहीं होता फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जो क्या कर देता है? फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में चेंज कर देता है। कौन? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, और ये चेंज होता है लीवर में। अब उसकी वजह से ये है नहीं, ये एब्सेंट हो गया, तो क्या हो गया? फिनाइल एलानिन का एक्सक्रीशन होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, इसकी वजह से हाइपर फिनाइल एनीमिया हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ब्रेन में इसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। उसके अलावा अगर किडनी में ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो एक्सक्रीशन होगा इसका यूरिन में। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ट्रेट है कोज्ड बाय मेटाबॉलिक एरर्स, ठीक है, अच्छी बात है। ये कंडीशन है, ये केमिकल, उसको अगर आप टर्मिनोलॉजी में समझना चाहें तो। तीसरा है थैलेसेमिया। ये भी क्या है? ऑटोसोमल है, रिसेसिव है। इसमें भी हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। दोनों पेरेंट कैरियर होने चाहिए इसमें, बोथ पेरेंट्स आर कैरियर, याद रखना, बोथ पेरेंट्स आर
कैरियर्स, ये कंडीशन बहुत खतरनाक हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, सीवियर एनीमिया हो जाता है, ठीक है। स्प्लीन बढ़ जाता है, स्किन की येलोइंग हो जाती है, डार्क यूरिन आने लगता है, रिटार्डेड ग्रोथ हो जाती है यंग वंस में, ठीक है। क्यों है कि जो अल्फा या बीटा चेन है उसकी सिंथेसिस रुक जाती है, जिससे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का मतलब एनीमिया कोज हो जाता है। दो टाइप का होता है, अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया इज कोज्ड ड्यू टू म्यूटेशन इन, ध्यान से सुनना बेटा, म्यूटेशन इन HbA1 and HbA2 genes on chromosome 16। क्रोमोसोम 16 में HbA1 और HbA2 जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या कॉज होगा, अल्फा थैलेसीमिया। और बीटा थैलेसीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू म्यूटेशन इन HbB जीन, सिंगल जीन में म्यूटेशन हो रहा है ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। ये इंपॉर्टेंट है, ये 11 पे है, ये 16 पे है। थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया से डिफरेंट है। थैलेसीमिया है बच्चों क्वांटिटेटिव, इट इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, क्योंकि डिसफंक्शनल ग्लोबिन सिंथेसिस है, ठीक है। यहां तो कोई समस्या, थैलेसीमिया तक। कलर ब्लाइंडनेस, ये क्या है, ये फिर से सेक्स लिंक्ड है लेकिन रिसेसिव है। जो डिफरेंट कलर्स हैं उनको नहीं देख पाते, ठीक है, तो उसकी वजह से ये डिजीज हो जाती है। इसका कॉज क्या है, व्हाट इज कॉज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, म्यूटेशन है जीन में प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है बेटे। मेल्स में नियरली 8% होती है एंड 0.4% इन फीमेल्स ओनली। मेल में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, फीमेल्स कैरियर है जैसा कि यूजुअल है सेक्स लिंक्ड डिजीजेस के साथ साथ। तो अफेक्टेड जो मेल होगा, अफेक्टेड जो पर्सन होगा, रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक है। या तो रेड और ग्रीन कोन्स में, या रेड कोन्स में या ग्रीन कोन्स में डिफेक्ट आ जाता है उसकी वजह से, ठीक है। यहां तो कोई समस्या, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। इस तरह से ट्रांसमिशन होता है, आप यहां से देख सकते हैं। तो अभी तक जो आपने पढ़ा, कलर ब्लाइंडनेस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया ये भी बता दिया आपको, फेनाइलकेटोन्यूरिया भी बता दिया, ठीक है। यहां तक कोई समस्या तो बता दो, पांचों के पांचों क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो या भी समरी शीट बना लो, वन शॉट नोट जैसे आप बनाते हो। अब आ गया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में मैंने बताया था या तो एडिशन या डिलीशन या सब्स्टिट्यूशन कुछ भी हो सकता है। तो ये दो टाइप का होगा, एन्यू और पॉलीप्लॉइडी। ये प्लांट्स में देखने को मिलता है, मल्टीपल होते हैं इसमें। पॉलीप्लॉइडी आपने सुना होगा प्लांट्स में। हमारा जो वीट है वो हेक्साप्लॉइड है, जो नॉर्मली हम कंज्यूम करते हैं हेक्साप्लॉइड वीट है। तो अगर गेन और लॉस हो रहा है क्रोमोसोम का ड्यू टू फेलियर इन सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग एनाफेज, तो वो क्या कहलाएगा, एन्यूप्लॉइडी। लेकिन पूरे का पूरा क्रोमोसोमल सेट इंक्रीज हो जाए ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, सेल डिवाइड ही नहीं कर पा रही, साइटोप्लाज्म सॉरी डिवाइड ही नहीं कर पा रहा ड्यूरिंग टेलोफेज, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम का गेन या लॉस है और पॉलीप्लॉइडी में पूरा सेट का इंक्रीज है, ठीक है जी। तो ऑटोसोमल हो सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोमल हो सकते हैं, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, सिंगल इंक्रीज, ट्राई का मतलब मल्टीपल, यहाँ पे भी वही हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। अब ये तीन तो आपके सिलेबस में है मेनली, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। उसके अलावा जितने भी हैं वो एक्स्ट्रा हैं, आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज मेन फोकस इन्हीं पे रहेगा। तो डाउन सिंड्रोम,
ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, ये बहुत कॉमन है, आपके आसपास भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ऐसे यंग वंस आपको दिख जाएंगे। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 होमोलोगस पेयर होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया, तो 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ये डॉन ने सबसे पहले किया था, तो इसको डाउन सिंड्रोम कह देते हैं। शॉर्ट रिटार्डेड ग्रोथ, राउंडेड हेड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पाल्मर क्रीज, फिजिकल, साइकोमोटर, मेंटल रिटार्डेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है जी। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, तो यहां पे एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम यहां पे भी 47 हो गए। ठीक है। इट कॉजेज गायनेकोमेस्टिया इन मेल्स, गायनेकोमेस्टिया मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल्स, गायनेकोमेस्टिया इन मेल्स, तो मेल हैविंग फीमेल कैरेक्टर्स दैट इज क्लिनफेल्टर्स, स्टेरिलिटी हो जाती है। ठीक है। ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट होगी, लेकिन फेमिनाइन डेवलपमेंट भी हो जाती है, गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, स्ट्राइल हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक, क्लिनफेल्टर्स भी हो गया आपका। उसके बाद इसके और कैरेक्टर्स, ये तो क्लिनफेल्टर्स नहीं है, टर्नर्स है, यहाँ पे एरर हो गया, दिस इज टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम, वहां पे एक्स्ट्रा था, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम, तो 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं, एक्स नोट कंडीशन हो जाती है। तो फीमेल्स हैविंग मेल कैरेक्टर्स, स्टेराइल फीमेल्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में अपीयर नहीं होते, ओवरीज रूडिमेंट्री हो जाती है। तो ये बहुत बार पूछे गए क्लिनफेल्टर टर्नर सिंड्रोम। ठीक है। ये डाउन सिंड्रोम का जो आपका एनसीईआरटी का दिया हुआ है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये क्लिनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम का आपका एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है। तो ये यहाँ से आप पूरा नोट डाउन कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी समस्या है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेडिग्री का थोड़ा सा और हम डिस्कस कर रहे थे, ऑलरेडी हमने कर लिया। पॉइंट म्यूटेशंस क्या होते हैं, पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट का मतलब क्या होता है बताओ, एक सिंगल चेंज है ना, सिंगल चेंज। तो दीज आर द चेंजेस दैट अकर्स इन एन इंडिविजुअल जीन ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस, ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन डीएनए मॉलिक्यूल। सिंगल लोकस पे कि भैया ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक जो जीन है, ये यहाँ बहुत सारे जीन्स हैं, इसमें एक पर्टिकुलर जीन में चेंज हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, पॉइंट म्यूटेशन। ये सडन होते हैं, डोमिनेंट, रिसेसिव, लिथल, हार्मलेस, कैसे भी हो सकते हैं। तो ये दो तरह से अपना इफेक्ट शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट। सब्स्टिट्यूशन में तो क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजनस बेस रिप्लेस हो जाएगा दूसरे नाइट्रोजनस बेस से, कि थायमिन की जगह यूरेसिल आ गया, यूरेसिल की जगह थायमिन आ गया, एडेनिन की जगह गुआनिन आ गया, प्यूरिन ने पायरमिडीन को रिप्लेस कर दिया, पायरमिडीन ने प्यूरिन को रिप्लेस कर दिया। सिकल सेल एनीमिया का बेस्ट एग्जांपल हम देख चुके हैं, है ना, कि ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन बन जाता है। तो वहां पे क्या होता है, GAG, तो एडेनिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, GUG बन जाता है। तो चेंज इन 1 अमीनो एसिड, तो पॉइंट म्यूटेशन हो गया, जिसमें सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई बहुत ज्यादा डिटेल में उसके जाने की जरूरत नहीं। फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा कि भैया ये है ABCD और ये है PQRS, ये इधर आ जाए, ये इधर चला जाए, कि केमिकल्स जैसे एक्रिडीन या प्रोफ्लेविन की वजह से लॉस हो जाता है, एडिशन हो जाता है नाइट्रोजनस बेसिस का। तो इसमें तो क्या आ जाएगा फिर, ABCDP एडिशन हो गया, या यहाँ पे PQS हो जाए, ये डिलीशन हो गया। ठीक है ना। तो कंप्लीट चेंज इन रीडिंग ऑफ जेनेटिक मेकअप। अब ये ATGACG था, अब यहां से ये A यहां से डिलीट हो गया, तो अभी तो ये बन रहा था नाइट्रोजन जो अमीनो एसिड है, अब यहाँ पे क्या हो गया, CGG हो गया, तो एक नया अमीनो एसिड ही बन जाएगा, पूरी की पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। तो थैलेसेमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस इसके एग्जांपल है।
कि पूरी की पूरी सीक्वेंस इसमें चेंज हो जाती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के केस में। नॉर्मल ट्रांसलेशन थायरोनिन, आर्जिनिन, थेरोनिन, एलेनिन, टायरोसिन ये बन रहा था। अब +1 हो गया तो एक एक्स्ट्रा हो गया, -1 एक कम हो गया, तो दोनों केसेस में डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। पूरी की पूरी एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेन रेगुलेटर्स होते हैं उसमें म्यूटेशन की वजह से हो जाता है कि वो CFTR प्रोटीन ही नहीं बनता। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी म्यूटेजेंस, वो सारे केमिकल जो म्यूटेशन कोज करते हैं उनको म्यूटेजेंस कह देते हैं। ये सारी जनरल चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। आउट ऑफ द कंटेस्ट कई बार पूछ ली जाती हैं। फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल म्यूटेजेंस में आपके टेम्परेचर और हाई एनर्जी रेडिएशंस आ जाएंगे। ये रेडिएशन भी दो टाइप के होते हैं, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। यूवी रेज नॉन आयोनाइजिंग है, बाकी अल्फा बीटा गामा रेज एक्स रेज ये सारी आयोनाइजिंग में है। केमिकल म्यूटेजेंस में कुछ सब्सटेंसेस जैसे मस्टर्ड गैस है, फर्स्ट आइडेंटिफाइड केमिकल म्यूटेशन कार्बन टेट्रासल्फाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे केमिकल म्यूटेशंस की तरह करते हैं। ये रेडिएशंस, केमिकल्स, इन्फेक्टियस एजेंट्स, इनका सबका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पेडिग्री एनालिसिस दोबारा से आ गई आई थिंक स्लाइड, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यस, ऑलरेडी हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा की तरह पता रहता है, अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति के कमेंट सेक्शन में आपको पूछ लेना है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। तो इजीएस्ट पॉसिबल वे में हमने ट्राई करी है कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। चैप्टर, थैंक यू, कीप स्टडिंग।